दोस्तों आज की ये वीडियो है होंडा अमेज के बारे में। मेरे पास ये कार करीब पिछले 6 महीनों से है। मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूँ कि क्यों मैंने मार्केट में ये कार सेलेक्ट किया। पिछले 6 महीनों से अलग अलग टेरेन में ड्राइव करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, आपके लिए ये कार कैसी रहेगी। तो मेरे मन में एक कार थी जो कॉम्पैक्ट सेडान हो और करीब 7 से 8 लाख रुपए के बजट में आती हो। इसका माइलेज भी अच्छा था और सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो इसके साथ था वो इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी एक कॉम्पैक्ट सेडान चल रही है तो मेरा ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूँ और बताता हूँ कि जब हम शोरूम पहुँचे और कैसे इसको पिकअप किया शोरूम से। तो आइए देखते हैं मेरा शोरूम का एक्सपीरियंस। शाम के 5 बजे मुझे शोरूम से कॉल आया कि मेरी गाड़ी रेडी हो गई है। करीब 15 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया था। गाड़ी रिसीव करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी रिसीव करने के लिए जाएं तो उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करें, जो भी एसेसरीज़ आपने लगवाया है प्लस में जो उसका पेंट स्कीम है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब गाड़ी शोरूम तक पहुंचती है उससे पहले कई बार वो लोडिंग और ऑफलोडिंग के प्रोसेस से गुजरती है जिसमें डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए आपको पहले ही इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट कर लेना है। मैंने इसको अंदर और बाहर हर तरीके से इंस्पेक्ट किया और मेरी गाड़ी बिल्कुल ही सही लग रही थी। उन्होंने उसको पॉलिश करके बिल्कुल ही चमका दिया था और आगे से ये स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं ये भी लगा दिया था। तो कुल मिला के लगभग 1.5 से 2 घंटे के प्रोसेस के बाद मेरी गाड़ी ले जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी और जितना भी एसेसरीज इसमें लगा था सब कुछ फिट हो चुका था। मैंने इसको डबल चेक किया। इंस्पेक्शन के बारे में आपका जितना भी नॉलेज है हर तरीके से आपको गाड़ी को चेक करना चाहिए, चाहे फिर वो एक्सटर्नल फिनिश हो या इंजन स्टार्ट करके उसका साउंड चेक करना हो, इंजन बोनट ओपन करके उसको इंजन को हर तरीके से चेक करना हो, जैसे कि कोरोजन हो गया, इंजन का साउंड है या फिर गाड़ी कितने किलोमीटर तक चली हुई है। उसमें एक अलग तरीके का कोड भी रहता है, जैसे आपको पता चलता है कि गाड़ी कौन से मंथ में मैन्युफैक्चर हुई है, कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप उस गाड़ी को फाइनल करिए और उसके बाद में ही आप इसको लेके चलिए। अभी रात के करीब 8 बज गए हैं और अभी मैं तैयार हूं अपने गाड़ी को लेके शोरूम से निकलने के लिए। चूँकि आज रात काफ़ी हो चुकी है इसलिए मैं आज इसका जो पूजा है वो नहीं करवा सकता हूं, लेकिन इसको मैं कल सुबह लेके मंदिर पे जाने वाला हूं। तो कल सुबह इसको लेके मंदिर पे जाएंगे। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ शोरूम से। अपने ड्राइविंग स्किल के बारे में मैं बताता हूँ कि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह से ढंग से गाड़ी नहीं चलाई थी। मुझे पता था कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही ड्राइव किया था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी मैं गाड़ी को लेकर निकला क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत था। इसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसको ड्राइव करके घर पे पहुंच गया था अपने। और आज सुबह फिर नेक्स्ट डे मैं इसको पूजा के लिए मंदिर पे लेके आया, जहां जो पुजारी जी थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूजा करवाया और मेरे पूरे गाड़ी को पूरा रंग अबीर से डिफरेंट कलर में कर दिया, जो अभी आप देखोगे कुछ देर बाद। और मैंने इस गाड़ी का पूजा करवाने के बाद इसको फिर लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया। तो आपने देखा कि मैंने इसको शोरूम से पिकअप किया है। अब मैं इसको आपको बताता हूं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लगवाई थी और क्या क्या कंपनीज़ के द्वारा मुझे प्रोवाइड की गई थी। बात करते हैं एसेसरीज़ की। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने लगवाई थी वो ये क्रोम वाली लाइनिंग जो आप देख रहे हैं ये लगवाई थी, क्योंकि ये लुक को काफ़ी एनहांस कर देता है। उसके बाद ये डोर एज गार्ड है, इसको लगवाया था। इससे जब आप डोर को ओपन करते हैं तो ये किसी वॉल वगैरह में सबसे पहले ये टच होता है, इसलिए ये डोर एज गार्ड। नेल प्रोटेक्टर करके एक आइटम यहाँ पे पीछे की साइड आप देख सकते हैं, जब आप इस तरह से होल्ड करते हैं तो ये नेल प्रोटेक्टर काम में आता है। उसके बाद एसेसरीज़ में फ्रंट की साइड से आप देख सकते हैं कि जो ये लाइट के पीछे नीचे जो ये लगा हुआ है क्रोम वाला पोर्शन, ये भी एसेसरीज़ में ही आता है। पीछे की साइड में जो टेल लाइट में ये वाला चीज़ आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ में ही आता है और ये पोर्शन भी इसमें लगा है। उसके बाद आता है ये पीछे का ये वाली लाइन। जितने भी क्रोम पार्ट आप इसमें देख रहे हैं ये सब एसेसरीज़ के अंदर इसमें लगा हुआ है, जिसका टोटल कॉस्ट मुझे करीब शोरूम में 12,000 रुपीज़ आया था। तो आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर और लेते हैं एक क्विक लुक, जिसमें हमें पता चलेगा कि अंदर गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या एक्स्ट्रा अंदर मैंने और फिटिंग करवा रखा है। तो आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर जाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो है सीट कवर। तो दोस्तों ये सीट कवर मैंने एजेंसी में ही लगवाया है, होंडा का ओरिजिनल सीट कवर है ये।
पीच कलर में, जो देखने में गाड़ी के लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। आप देख सकते हो कि बाहर से देखने पे भी ये बिल्कुल मैच होता है इस कलर से और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। डैशबोर्ड का लुक भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने एक एक्शन कैमरा का माउंट लगा रखा है, जो सामने की तरफ चलते हुए आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका जो ORVM है, मतलब जो मिरर है, वो ऑटोमेटिक फोल्ड और इस स्विच से होता है। आप देख सकते हो अभी ये फोल्डेड है और जब मैं ये स्विच प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। उसी तरह से इसका एडजस्टमेंट का इधर से स्विच दिया हुआ है और आप ये कंसोल देख सकते हो। इसमें चारों विंडो का जो है कंट्रोल है और उसके बाद लॉक अनलॉक का भी सिस्टम है। इसके म्यूजिक सिस्टम का लुक, क्योंकि ये S मॉडल है तो इसमें कोई टच स्क्रीन वाली फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई है, और लेकिन फिर भी देखने में जो ये जगह है काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं पीछे की सीट पर बैठ के देखते हैं कि यहाँ से जो पीछे के पैसेंजर हैं उनके लिए ये कितना कंफर्टेबल हो सकता है। तो अभी मैंने जो फ्रंट का सीट है उसको पूरा पीछे की तरफ ले रखा है, फिर भी थाई के आगे इतना स्पेस बच रहा है। तो इसका मतलब है कि बैक सीट, जो इसका रियर सीट है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। आप देख सकते हो कि जो फ्रंट वाला सीट है वो बिल्कुल ही पीछे की तरफ आया हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस, लेग रूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। कहने का मतलब है कि व्हीकल काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। अब बात कर लेते हैं हेडरूम की। मेरी हाइट जो है वो करीब 5 फीट 8 इंच है और फिर भी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा स्पेस इसके ऊपर बच रहा है। और पीछे के साइड जो एक ड्रॉबैक है कि इसका जो रियर हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड वाला है, एडजस्टेबल नहीं है जैसा कि फ्रंट में होता है। तो इस तरह से आप इस पर रख के, वैसे ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप इस पर ट्रैवल कर सकते हो। जब बात करते हैं हम इसके ड्राइविंग की, तो दोस्तों ये कार जो है करीब 1200 सीसी की है, 1.2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन है। और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो हाईवे पे क्रूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा इंजन क्वालिटी है, साथ ही साथ आपको माइलेज भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले जो बात है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि इसकी माइलेज जो है, मेरी कार की जो माइलेज है वो कितनी है। तो दोस्तों हाईवे पे जो इसकी कंपनी क्लेम करती है वो है करीब 20 किलोमीटर पर लीटर, एंड यू विल नॉट बिलीव कि हाईवे पे मुझे भी ये करीब 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम सिटी में ड्राइविंग की, तो दोस्तों सिटी में जब आप ट्रैफिक के साथ ड्राइविंग करते हो, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी रहते हैं, तो उस केस में ये मुझे करीब 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। उसी तरह से अगर बात करें जो इसका डीजल इंजन जो है उसके बारे में, तो वो करीब 1.5 लीटर, मतलब करीब 1500 सीसी का इंजन होता है इसका डीजल का, और उसकी जो माइलेज है वो हाईवे पे करीब 25 किलोमीटर पर लीटर और सिटीज़ में करीब 20 किलोमीटर पर लीटर की रहती है। तो ये कार जब मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा था तो इतना कंफर्ट था, इतना अच्छा फील होता था, चाहे आप ओवरटेकिंग की बात करो या कंटिन्यूअस ड्राइविंग की बात करो या फिर एक लेन से दूसरे लेन में शिफ्ट करने की बात करो, हर फील्ड में ये कार जो है अच्छा परफॉर्म कर रही थी हाईवे पे। लेकिन जब मैं इसको करीब कुछ माउंटेन वाले एरिया में लेके गया, जैसे कि लोनावला का एरिया है, वहाँ पे जहाँ पर थोड़ी सी भी चढ़ाई होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी ये कार मुझे लैग करती हुई दिखी, क्योंकि जो इसका मेन रीज़न है वो ये था कि नंबर 1 और 2 गियर में जब इसको हम ले जाते हैं तो इसका जो पिकअप है वो थोड़ा सा स्लो है, मुझे लगता है दूसरे कारों का कंपैरिजन में। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है या है। बाकी लोगों के साथ भी मैंने जब शेयर किया था, ख़ास करके जो पेट्रोल इंजन है उसमें 1 और 2 में इसका पिकअप एवरेज के आसपास है। जो एक्सेलेंट टाइप का परफॉर्मेंस जो ये मुझे नंबर 3-4 गियर में दे रही थी, उस तरह का 1 और 2 में इसका परफॉर्मेंस नहीं रहता है। जब आप हाईवे वाले रास्ते से जब माउंटेन वाले टेरेन में जाते हो तो वहाँ पे आपको फील होता है कि 1200 सीसी का जो इंजन है वो थोड़ा सफिशिएंट नहीं है वैसे रास्तों में इसको ड्राइव करने के लिए। तो अगर आप प्लेन एरिया में रहने वाले हो, सिटी ड्राइव करने वाले हो, हाईवे पे ड्राइव करने वाले हो, उस केस में तो ये कार हर जगह पे मेरे हिसाब से एक्सेलेंट परफॉर्म करती है। और ख़ास करके जब आप हाईवे पे चलते हो तो मुझे लगता है कि इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और सबसे ख़ास बात है पेट्रोल इंजन रहने का कि जब आप कितने भी स्पीड पे चले जाते हो, चाहे अबव 80 हो या अबव 100 हो, फिर भी इंजन का बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आता है। इंजन नॉइज़ बिल्कुल ज़ीरो है पेट्रोल इंजन होने की वजह से। वैसे ही डीजल इंजन में, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि
जब हम लो गियर में रहते हैं, लो आरपीएम में रहते हैं, तो हमें पेट्रोल वाले इंजन में कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस पावर फील होता है। लेकिन यही चीज़ डीजल वाले इंजन में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्की है और कम गियर में भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्क और पावर फील होता है। लेकिन जैसे ही आप स्पीड उसकी 80 से 100 के ऊपर ले जाते हो तो उसमें इंजन का नॉइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जैसा लोगों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। तो यही डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल इंजन में बेसिकली। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इस कार के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। अभी मैं आपको अपने साथ ड्राइव पे ले चलूँगा इस कार में और तब आपको दिखाऊंगा कि जब ड्राइव करते हुए कितने अच्छे से ये कार परफॉर्म करती है। इस कार का जो मेरा ड्राइविंग का सबसे लॉन्ग वाला एक्सपीरियंस है वो है करीब एक दिन में 700 किलोमीटर का। लगभग 12 घंटे मैंने ड्राइव किए थे, सुबह से लेके करीब 9 बजे रात तक, और उसमें मैंने कवर किया 700 किलोमीटर। और मेरा जो एक्सपीरियंस था कि मुझे इस पूरे जर्नी में कोई भी थकावट महसूस नहीं हुई। उसका रीज़न ये था कि फ्रंट वाला जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये साइड से जो ये सपोर्ट इस तरह से आप देख रहे हैं, इसकी वजह से आपको बैक सपोर्ट और हेड रेस्ट सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है और कोई थकावट नहीं होती है लॉन्ग ड्राइव में भी। तो ये सीट कवर का प्राइस मैं आपको बताना भूल गया था। तो चूँकि जब मैं नया कार लेने गया था तो एजेंसी से ही मैंने इसको ख़रीदा था और मुझे एजेंसी वाले डिमांड कर रहे थे करीब 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। लेकिन कुछ ऑफ़र मिला के, कुछ डिस्काउंट्स मिला के, नेगोशिएट करके करीब मैंने ये 5,000 रुपीज़ में ये सीट कवर लिया था। जब बात करते हैं हम रियर सीटिंग अरेंजमेंट की, रियर सीट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बैठना और ज़्यादा कंफर्टेबल है। रीज़न उसका ये है कि जो थाई सपोर्ट है, जो नीचे थाई का सपोर्ट रहता है वो रियर वाले सीट में फ्रंट से भी ज़्यादा है। आगे का स्पेस अच्छा है, लेग स्पेस, आप अच्छे से पैर फैला के बैठ सकते हो। तो कंफर्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही और मस्त कंफर्ट मिल जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो और नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं कि इस गाड़ी में जो रियर एसी वेंट है वो अवेलेबल नहीं है, जैसा कि बाकी गाड़ियों में रहता है, जो यहाँ पे करीब इस साइड पे रहता है। लेकिन इसमें जो कंप्रेसर और एसी का पूरा सिस्टम यूज़ किया गया है वो जो होंडा सिटी में यूज़ होता है वही वाला यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये पूरे केबिन को कूल कर देता है। अगर आप नंबर 2 या 2 सेटिंग पे भी रखते हो तब भी बिल्कुल बहुत जल्दी कूल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही जल्दी कूल कर देता है। इसकी जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। इसको आप थोड़ा नीचे जैसे ऐसे रख सकते हो या फिर इस तरह से ऊपर करके भी लॉक कर सकते हो। तो इसमें ये ऊपर नीचे का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हाइट और सिटिंग पोस्चर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में इसमें फ़ोन कॉल रिसीव और कट करने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो। और मैंने लाउड स्पीकर पर बात करके देखा है, बहुत अच्छे से माइक भी इसका काम करता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा और एक कंट्रोल जो दिया हुआ है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम का ही दिया हुआ है। यहाँ पे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, गाने चेंज कर सकते हो और ब्लूटूथ या दूसरे किसी चीज़ में, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम का सारा कंट्रोल स्टीयरिंग माउंटेड भी दिया हुआ है। जो इससे अपर वर्जन है, जो वी मॉडल है, उसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया रहता है और क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे राइट साइड में सेटिंग्स दिए रहते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राइव पे और दिखाता हूँ कि सड़कों पे मैनोवर करना कितना ईजी है। लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, अभी मैं इसको रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ और बात कर लेते हैं इसके शॉक एब्जॉर्बर की। तो शॉकर जो है इसका, शॉक एब्जॉर्बर जो है इसका, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और सिटी के ट्रैफिक को अच्छे से टैकल कर लेता है। ओनली वन चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका टायर प्रेशर है वो सही होना चाहिए। अगर टायर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली जो है केबिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हो सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल ड्राइविंग में बहुत ही अच्छा है इसका शॉक एब्जॉर्बर भी। मेरे हिसाब से आप जब एक गाड़ी सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या चीज़ देखते हो? सबसे पहला इंडिया में जो चीज़ लोग देखते हैं वो है लुक, दूसरा माइलेज, तीसरा परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी, कितनी लंबे टाइम तक ये गाड़ी चल सकती है। उसके बाद जो चीज़ आती है मेंटेनेंस कॉस्ट।
दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में मैंने अभी तक इसका 2 सर्विसिंग करवाया है और दोनों ही सर्विसिंग में मुझे बिल्कुल ही लगभग 0 अमाउंट देना पड़ा है। अभी चूँकि मैं कोरोना की वजह से उसके बाद गया था सर्विसिंग करवाने के लिए, तो उसमें सैनिटाइजेशन का उन्होंने जोड़ दिया था करीब 300 रुपीज़, तो मुझे वो सेकंड सर्विसिंग में पे करना पड़ा। नहीं तो फर्स्ट भी बिल्कुल 0 था और सेकंड भी अगर वो सैनिटाइजेशन वाला कॉस्ट हटा दिया जाए तो वो भी बिल्कुल 0 था। नेक्स्ट सर्विसिंग का भी जहाँ तक मैंने पता किया है 10,000 किलोमीटर पे होता है, उसमें सिर्फ ऑयल चेंज होते हैं जिसमें करीब 2,000 रुपीज़ लगता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल आराम से ये गाड़ी ख़रीद सकते हो और इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। होंडा ब्रांड है, काफ़ी ड्यूरेबल है, मार्केट में इसकी पहचान ड्यूरेबिलिटी की वजह से ही है, तो ड्यूरेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होंडा की जो सबसे ख़ास बात होती है वो है इसके स्पेस की। काफ़ी जितना भी ये स्पेस देती है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सेट करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको फील होता है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अंदर बैठ के आपको बताया कि स्पेस कैसा है, आप नेट पे भी जाके देख सकते हो कि जो इसका बूट है वो अपने क्लास में सबसे बड़ा बूट स्पेस ऑफ़र करती है, जिसमें आप काफ़ी सारा सामान डाल के ले जा सकते हो। इसके क्लास की जितनी भी कॉम्पैक्ट सेडान की गाड़ियां हैं, सबसे बड़ा बूट जो है होंडा अमेज का ही है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर जितने भी हैं सब में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, इसलिए उसके लिए उसमें भी कोई इशू नहीं है। एज़ यूजुअल ये एक सेडान है तो ग्राउंड क्लियरेंस उसी हिसाब से है, लेकिन अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। इसके जो 4 मॉडल अवेलेबल हैं, चाहे आप 1500 सीसी के डीजल इंजन में जाते हो या 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन में जाते हो, दोनों में आपको करीब 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक भी मिलता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि इन सब में सबसे बेस्ट वाला जो आप ले सकते हो, बेस्ट बाय फॉर मनी, वो कौन सा है। तो दोस्तों इसके 4 मॉडल में से जो वी वाला मॉडल है, मतलब सेकंड टॉप मॉडल जो है, वो सबसे बेस्ट पैकेजिंग वाला मॉडल है। वी मॉडल मेरे हिसाब से बेस्ट बाय फॉर मनी है। तो लुक में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अपने क्लास में ये देखने में सबसे सुंदर गाड़ी है। फेसलिफ्ट के बाद जो इसका बॉक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और पेंट स्कीम जो इसका है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो देखने में इसको और सुंदर बना देती है। जितने भी कलर्स इसमें अवेलेबल, उसमें ये वाला कलर जो गोल्डन ब्राउन कहा जाता है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। बाकी आप अपने पसंद से सिल्वर या फिर कोई और कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि होंडा अमेज मेरे हिसाब से थम्स अप है। आपका बजट जैसे भी सूट करता हो, जो ये एस मॉडल है इसके लिए करीब आपको 7 to 7.5 लगभग 7.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको जो वी मॉडल जो मैं बता रहा था वो लेना है तो करीब 8 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे पेट्रोल वर्जन में, और डीजल में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़े, जो कि करीब 50,000 1 लाख रुपीज़ का ही डिफरेंस होगा। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पेट्रोल इंजन थोड़ा सा कम नॉइज़ी होता है और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, वहीं डीजल इंजन में टॉर्क ज़्यादा होता है और पावर भी अच्छा फील होता है, माइलेज भी अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा नॉइज़ी होता है। आपके इसमें जो भी पसंद हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से होंडा अमेज का कोई सा भी मॉडल कॉम्पैक्ट सेडान का सबसे बेस्ट मॉडल है और बहुत ही अच्छे प्राइस सेगमेंट में भी आ जाता है। तो दोस्तों ये था होंडा अमेज का एक टोटल 6 मंथ एक्सपीरियंस वाला रिव्यू। आपको ये कैसा लगा और क्या आप और जानकारी इसके बारे में चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।